देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और इस उम्मीद से आप लोग आज पढ़ रहे होंगे कि आपको भविष्य में अपनी एक अलग पहचान बनानी है और इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आप अपने आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे। हर एक वीडियो सेशन में यह बताया जाता है, हर रोज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक बात को यदि हम बार बार सुनते हैं तो हम कहीं न कहीं उस बात को लेकर के अत्यधिक उग्र होते हैं और हम यह प्रयास करते हैं कि नहीं, कोई शख्स है जो हमारे बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित है और कम से कम यह चाहता है कि मैं भविष्य में बेहतर करूं, चाहे वो हमारा शिक्षक है, हमारे माता पिता हैं अथवा कोई भी हमारे बड़े हैं जो कि चाहते हैं कि मैं भविष्य में कुछ बेहतर करूं। तो हमें उनकी बातों को सिरधार लेते हुए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कुछ बेहतर करें। यदि हम लोग आज को दुरुपयोग में यदि लाते हैं, हम लोग यदि आज का निरंतर दुरुपयोग करते हैं तो इसका खामियाजा केवल और केवल हमें ही वहन करना होगा। वहीं यदि हम लोग अपने इस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुनते हुए यदि हम लोग अपने ज़िंदगी की धुन में यदि परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य स्वर्णिम होगा। वहीं यदि हम लोग अपने समय की कीमत को नहीं समझेंगे, समय को निरंतर बर्बाद करते रहेंगे, चाहे जिस भी कार्य में हम लोग बर्बाद करते रहें, तो एक दिन समय भी हमें बर्बाद करके रख देगा। भविष्य में आप सब ऊंची सफलता अर्जित कीजिए, आपकी जिंदगी का हर पड़ाव शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश जी से आप तमाम विद्यार्थियों के लिए करता हूं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच में 12वीं कक्षा के काव्य खंड के 10वें अध्याय, जिसका नाम है अधिनायक, जिसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। साहित्य जगत के एक अनमोल कोहिनूर यदि कहा जाए रघुवीर सहाय को, इसमें कोई कहीं न कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। साहित्य जगत के एक ऐसे कोहिनूर जिनकी रचनाओं में समाज में फैले हुए कुरीतियों की वानगी देखने के लिए प्राप्त होती थी और समाज में फैले हुए कुरीतियों के ऊपर कटाक्ष, साथ ही साथ इनके रचनाओं में हमें यह जानने के लिए मिलता है कि इनकी रचनाओं में इतनी सारगभीत विचार प्रस्तुत होते हैं कि उसे पढ़ने के उपरांत हमारे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छूटता है। अधिनायक एक ऐसी कविता है रघुवीर सहाय द्वारा लिखित, जिस कविता के विषय में जितने शब्द कहे जाए शायद वो शब्द कम पड़ेंगे। अधिनायक एक ऐसी कविता है जिस कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें कि जनप्रतिनिधि कहा जाता है, अर्थात जो कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, जनता उनको चुनती है इसलिए ताकि जनता के हित में हर कार्य जनप्रतिनिधि करेंगे, मगर वो जनप्रतिनिधि आज अधिनायक के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। अधिनायक कहने का मतलब है तानाशाह। अधिनायक वो बन चुके हैं, एक तानाशाह के रूप में बन चुके हैं, जो कि अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। जीतने के पश्चात 5 वर्ष की जैसे ही अवधि उनको प्राप्त होती है, 5 वर्ष के लिए खुद वो बल्लेबाज बन जाते हैं और बॉलिंग की भूमिका में बॉलर जो होता है, बॉल जो होता है, गेंद जो होता है, वो आम जनता को समझते हैं और उसको यत्र तत्र सर्वत्र उसको फेंकते हुए चलते हैं। अधिनायक आज के तानाशाह जो कि अपना गुणगान आम जनता से, लाचार, गरीब और सामान्य परिवार के लोगों से करवाते हैं और अपना गुणगान निरंतर वो करवाते रहते हैं, मगर आम जनता की सुधि लेना, आम जनता के दुख की पीड़ा को महसूस करना अधिनायक आवश्यक नहीं समझते हैं। तो उन्हीं अधिनायक के प्रति कटाक्ष किया है कवि ने और यह बताने का प्रयास किया है कि न जाने हरचरना जैसे कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि समाज में पल बढ़ रहे हैं, जिनके शरीर पर मटमैला कपड़ा है, जिनके शरीर पर साफ सुथरा कपड़ा नहीं है, बावजूद इसके वह अधिनायक का गुणगान करती है। वो लड़का, एक आम जनता अधिनायक हरचरना के रूप में ऐसे कई ऐसे गरीब परिवार के लड़के हैं जो कि न चाहते हुए भी अधिनायक का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके मन में इस बात का डर है कि कहीं उसके साथ कुछ अशुभ न हो जाए। तो इन्हीं बातों को समेटी हुई है यह कविता। अब इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और ऐसी आशा है कि सुनने मात्र से आपको वो प्रश्न सदा के लिए आपके मानस पटल पर अवस्थित हो जाएंगे। इस शैक्षणिक संस्थान में डिजिटल बोर्ड नहीं है।
व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पर उत्तर लिखने की बजाय प्रयास रहता है, डिजिटल बोर्ड भी होता तो उस पर देखिएगा बहुत सारा यूट्यूब चैनल सब है। उस यूट्यूब चैनल पर मास्टर साहब आते हैं बढ़िया ड्रेस पहन करके, उनका जो डिजिटल बोर्ड होता है वो भी बहुत महंगा वाला होता है ना। और उस महंगे वाला बोर्ड पर पहले से सर उत्तर लिखे हुए रहते हैं और आते हैं। बहरहाल मैं उनकी बुराई के उद्देश्य से ये नहीं कह रहा हूँ, बड़े विज्ञ लोग हैं पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो बड़े विज्ञ लोग हैं। उनके पग के धूल अर्थात पाँव में जो उनका जो धूल होता है उस धूल के बराबर भी मेरा ज्ञान, मेरा चक्षु नहीं है, मगर जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड पर आते हैं सर, उत्तर पहले से लिखी हुई होती है, उस उत्तर को सर पढ़ते हैं और समझाते हैं, है ना। कुछ बच्चे उसको रोक करके उस वीडियो को पॉज करके क्या करते हैं तो तमाम उत्तर को लिख लेते हैं ताकि परीक्षा होगा तो छाप लेंगे, मगर फाइनल परीक्षा में छापने वाली बात कोई नहीं होती है। वहाँ पर दिमाग में जो समझे रहिएगा ना तो वही काम आता है। तो मैं जो उत्तर बताता हूँ वो लिख करके नहीं बताता हूँ, आप लोगों को केवल ध्यान से सुनने के लिए कहता हूँ। उसके पश्चात कहता हूँ कि जो प्रश्न लिखा हुआ आता है उस प्रश्न को एक कॉपी पर लिखिए और वीडियो ख़त्म हो जाए तो जो भी आपको समझाता हूँ बारीकी से उन तमाम उत्तरों को लिखिए। ऐसा कीजिएगा ना तो जब तक सांस रहेगा, 12वीं कक्षा तो छोड़िए, जब तक सांस रहेगा तब तक ये सब जो पढ़िएगा ना, अभी पढ़ाया जो जा रहा है इस छोटे से 600 के परिवार वाला जो प्लेटफॉर्म जो आपके यूट्यूब चैनल जो गुरु दीक्षा परिवार है इस पर जो बताया जा रहा है, तो इस चीज़ को, इस बताए गए उत्तर को आप तब तक स्मरण रखिएगा जब तक आपकी सांस से शेष है। और आपके जो जूनियर क्लास के जो बच्चे होंगे वह भी आपसे जब पूछेंगे इन प्रश्नों को तो आप लोग उनको भली भांति उनको उत्तर बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रयास है कि आपको डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर लिख करके रटवाने की बजाय आपको सदा के लिए याद ही करवा दिया जाए ताकि हर एक स्टेप में आपको वो उत्तर याद रहे। अब बिना मतलब की बात को क्लियर करते हुए अब आते हैं मुद्दे पर। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न है उस प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम प्रश्न है कि हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो लिखेंगे अधिनायक कविता में हरचरना एक आम गरीब परिवार का लड़का है और उसकी पहचान यह है कि वह एक मटमैला कपड़ा पहने हुए है और उसके शरीर पर फटा हुआ कपड़ा है जो कि एक गरीब परिवार के बच्चे की दर्द को बयां करता है। तो उसकी पहचान यह है और किस प्रकार वो लड़का है वो लिख देंगे। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से कि हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। हरचरना जो है वो हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है मगर कवि ने हरिचरण को नहीं हरचरना को रखा है, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि हरचरना जो है वह एक सामान्य निर्धन और अति गरीब परिवार का बच्चा है जिसके पास कपड़ा भी ढंग का पहनने के लिए नहीं है, उसके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। और हरिचरण जो है सो कहीं न कहीं एक संपन्न परिवार के बच्चे के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। तो रघुवीर सहाय ने हरचरना कह करके एक आम परिवार में रहने वाले बच्चे के दर्द को पिरोना आवश्यक समझा है, इसीलिए कवि ने हरिचरण शब्द न कह करके हरचरना का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरचरना नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक साधारण परिवार के बच्चे का नाम है जिसके जीवन में बदहाली है, जिसके जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जिसके जीवन में हर दिन दर्द है, जिसके जीवन में हर दिन मुश्किलें हैं। तो इसलिए कवि ने हरिचरण नहीं बल्कि हरचरना कहा है। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। लिखेंगे अधिनायक आज के तानाशाह हैं जो कि सत्ता के कुर्सी पर आसीन हैं और उनकी पहचान यह है कि उनके शरीर पर एक ब्रांडेड कपड़ा है। ब्रांडेड कपड़ा कहने का मतलब यह है कि वो अच्छे कपड़े में रहते हैं, परफ्यूम वगैरह छीट करके। तो उनकी पहचान है यह है कि उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी कमी नहीं है, मतलब भरपूर है, सब सुख सुविधाओं के साधन से पूर्ण है ना। मुंह में पान को रख कर गुलगुलाए रहते हैं और शरीर पर बढ़िया सा धोती कुर्ता पहन करके झिट झाट में रहते हैं।
तो ये सब मुंह में पान गुलगुलाने वाला बात नहीं लिखिएगा। कहने का मतलब यह है, नेता का जो छवि जो होता है ना, कभी तो नेता तो देखबे किए होंगे नेताजी कैसे रहते हैं, और नेताजी के ठीक सामने में कुर्सी पर लगा करके जो आम जनता बैठा रहता है उसको भी आप देखते होंगे कि शरीर पर बेचारे का चप्पल नहीं होता है। वहीं नेताजी जो कुर्सी पर बैठ करके बड़का बड़का मोटका मोटका माला जो पहने रहते हैं, गर्दन में जो पहनाया जाता है उनको, तो उनका भी पाँव में देखिएगा तो उनका जो पाँव में जो चप्पल जो रहता है वो बहुत ब्रांडेड चप्पल रहता है ना। और इधर जो कुर्सी पर जो जनता जो बैठे हुए रहते हैं उनके भी पाँव में देखिएगा, या तो उनके पाँव में छाले होंगे, नहीं तो चप्पल भी होगा तो उस चप्पल को सिला गया होगा और टूटा हुआ चप्पल होगा। तो ये वास्तविकता है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है, आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ पर अधिनायक कहा गया है, मतलब एक जनता की क्या पहचान होती, जनता अधिनायक जो तानाशाह जो शासक होते हैं, जो सत्ता कुर्सी पर होते हैं, उनकी क्या पहचान है। तो उनकी पहचान लिख दीजिएगा कि वो अच्छे वस्त्र में रहते हैं, है ना, राजसी ठाट बाट के साथ जो एक राजा जिस प्रकार रहता है उस प्रकार उनकी जीवनचर्या होती है, दैनिक दिनचर्या होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से कि जय जय कराने का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे जय जय कराने का अर्थ है खुद का गुणगान करवाना। जय जय कराने का अर्थ यह है कि जो जनता जो होती है वो अधिनायक का गुणगान करती है और अधिनायक जो है सो जनता से अपना जयकारा लगवाती है, अपनी आवाज़ को बुलंद करवाती है, अपने नाम का जाप करवाती है, खुद को ईश्वर समझने लगते हैं। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें कि अधिनायक इस कविता में कहा गया है, जो कि तानाशाह प्रवृत्ति के होते हैं, वो खुद को ईश्वर समझने लगते हैं और अपने नाम का गुणगान आम जनता से करवाने लगते हैं, जिनके पास मूलभूत सुख सुविधाओं के तमाम साधन नहीं होते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का अर्थ यह है कि आम जनता का मन नहीं होता है कि वह अधिनायक का गुणगान करे, मगर बेमन बिना मन के भी उनको गुणगान करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यदि गुणगान नहीं करेंगे तो मेरे हिस्से में जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो उनके मन में इस बात का लोभ है कि यदि हम गुणगान करेंगे तो हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो मेरा उद्धार कर दे, इसलिए बिना मन के भी उनके नाम का जाप करते हैं। अब जनता भोली भाली जनता करे भी क्या। अब एकमात्र जो उनका सहारा उनको दिखता है वो तो जनप्रतिनिधि ही दिखते हैं, मगर वो क्या पता उस जनता को, भोली भाली जनता को, वो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सहारा देने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आपके हाथों में जो सहारे की छड़ी होती है ना उसको भी छीन लेने वाले होते हैं। आप लोग गांव में ये महसूस करते होंगे कि आपके गांव के मुखिया जो हैं वो कितने ईमानदार हैं। 5 साल में वोट लेने के लिए एक बार आते होंगे और जब चले जाते होंगे, बहुत सारा हमारे गांव का बच्चा सब हमारे गांव के मुखिया जी की छवि को देखबे नहीं किया होगा। ये वास्तविकता है और ये हर जगह की स्थिति है। जीत करके जाएंगे और जनता को बॉल समझते हैं, खुद को बैट्समैन, और भोली भाली हमारी जनता 500 रुपये के चक्कर में और 200 रुपये के चक्कर में, मुर्गा भात के चक्कर में उनको भी चुन लेती है, जो कि वातानुकूलित भवन में बैठ करके केवल अपना गुणगान करती है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करती है। मगर याद रहे उन जनप्रतिनिधियों को जो कि जनता के हक का हनन करती है और 500 रुपये 200 रुपये के चक्कर में जो जनता का वोट लेकर के जो अपना गुणगान करती है, आपको ईश्वर जिस दिन न्याय करेगा आपके खिलाफ तो आप अपने आप को नहीं बचा पाइएगा। आप जनता के न्याय से चूक जाइएगा, मगर ईश्वर की शरण में जिस दिन जाइएगा अथवा जीते जी आपको जो भुगतना होगा वो आप ही स्मरण रख सकते हैं। आपको जनता की प्रताड़ना का, जनता के हक के हनन करने का जो ईश्वर आपको न्याय देंगे वो बड़ा ही कष्टकारी होगा। चाहे जनप्रतिनिधि कोई हो, राष्ट्र स्तर के हों, राज्य स्तर के हों अथवा ग्रामीण स्तर के हों, आप यदि जनता के हक का हनन करते हैं तो आपको जनता छोड़ेगी नहीं, अर्थात जनता तो बेदखल करेगी ही। खैर, जनता भोली भाली है, जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि जनता की हालत जो है उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, न ही केवल जनप्रतिनिधि यदि कोई लोभ देते हैं, आपको दुधमुही बच्चा समझते हैं और आप यदि दुधमुही बच्चे की तरह उनकी लुभावनी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, तो याद रखिए आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति में कदापि सुधार नहीं होने को है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि
हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है। लिखेंगे हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि उसके मन में इस बात का डर है कि यदि वह अधिनायक का गुणगान नहीं करेगा तो अधिनायक उसको दंडित करेंगे, उसको दंड भोगना होगा, इसलिए हरचरना अधिनायक का गुणगान करता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे बाजा बजाने का अर्थ है अधिनायक का गुणगान करना। बाजा बजा करके अथवा विविध माध्यमों द्वारा जब जो अधिनायक जो जीतते हैं तो उनका लोग गुणगान करते हैं, तो बाजा बजाने का अर्थ है अधिनायक का गुणगान करना। इसके पश्चात अगला 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। तो लिखेंगे यहाँ महाबली के माध्यम से कवि जो हैं वो अधिनायक की पहचान करवाना चाहते हैं। वह अधिनायक जो कि आम जनता के खून को चूसने का कार्य करती है, वह अधिनायक जो कि आम जनता के हक को हनन करने का कार्य करती है, तो यहाँ महाबली कह करके उन अत्याचारी जनप्रतिनिधियों की ओर रघुवीर सहाय ने कटाक्ष किया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय हे से इस कविता का क्या संबंध है। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आप जन गण मन अधिनायक राष्ट्रीय गीत का श्रवण वाचन करते रहे होंगे विद्यालयों में भी। तो लिखेंगे इस कविता से, इस गीत से इस कविता का विशेष संबंध है। इस कविता में के इस गीत की एक पंक्ति को जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का प्रयोग है, जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि वो भाग्य विधाता कौन है, जिसे हम लोग भाग्य विधाता कहते हैं, जिन्हें हम जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, जो कि हमारे भाग्य के विधाता होते हैं। वह हमारे भाग्य को तो नहीं बदलते हैं परंतु अपने भाग्य को बदल देते हैं। तो जन गण मन अधिनायक राष्ट्रीय गीत के माध्यम से इस कविता का विशेष संबंध बताते हुए कवि ने अधिनायक के ऊपर कटाक्ष किया है और आम जनता की बदहाली को बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस गीत से, राष्ट्रीय गीत से इस कविता का विशेष संबंध है। इसके पश्चात 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याख्या करें कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। लिखेंगे पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। आम जनता जो कि अपनी बदहाली के कारण उसका शरीर नर कंकाल की तरह हो गया है, उसका शरीर कंकाल की तरह हो चुका है, शरीर में मात्र हड्डियां दिखाई देती हैं और उसकी इस स्थिति का जिम्मेदार केवल और केवल यदि कोई शख्स है तो वह है अधिनायक, अर्थात जनप्रतिनिधि जो कि उसके खून को चूसने का कार्य करती है, अर्थात उसके हक के हनन का कार्य करती है। तो उन अधिनायकों के बारे में इस पाठ में बताने का भरसक प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए और जब भी आपको मत देने का अवसर प्राप्त हो तो यह प्रयास कीजिए कि उसको सत्ता में कभी भी नहीं लाइए जो कि सत्ता में आने के पश्चात केवल स्वयं का उद्धार करे। बहरहाल कोई भी आज दूध का धुला हुआ नहीं है, जो आता है स्वयं का बनाता है। आप अपने गांव में देखते होंगे इस बात को, आप अपने राज्य में इस बात को देखते होंगे, आप अपने देश में इस बात को देखते होंगे, मगर जो वर्तमान में हैं उन्हीं में से किसी का चुनाव करना होता है। किसी को न चुनना भी बहादुरी की काम नहीं होती है। चुनिए उसको जो कि आपके भाग्य का विधाता बने। कितने भी बच्चा विद्यार्थी पढ़ लिख लेवे मगर जनप्रतिनिधि यदि बेईमान है तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, आपकी पढ़ाई लिखाई निरर्थक सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद।